रखे हैं उसके बारे में बताना चाहूँगा। सबसे पहले किस तरह से सहकारिता मंत्रालय ने पैक्स से लेके अपेक्स तक की जो सहकारी समितियां हैं उनके सुदृढ़ीकरण के लिए उन्हें मजबूत करने के लिए जो पहले करी हैं वो करीब 15 पहले हमारी हैं। इसी प्रकार से सहकारी समितियों के मध्य में सहकारिता यानी कि कॉपरेशन अमंग कोऑपरेटिव्स, इस मुद्दे पर 7 पहले हैं जो कि मंत्रालय द्वारा ली गई हैं। इसी प्रकार से सहकारी समितियों के लिए आयकर अधिनियम में कई सारे बदलाव किए गए हैं जो कि उनकी समस्याओं का निवारण करते हैं। इसी प्रकार से सहकारी बैंकों, जिसमें कि रूरल और अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स दोनों आते हैं, उनके व्यवसाय में जो कठिनाइयां उनको आ रही थी कई वर्षों से, उन्हें दूर करने के लिए जो मंत्रालय के महत्वपूर्ण कदम हैं, ऐसे 12 कदमों के बारे में आपको मैं जानकारी दूंगा। और सहकारी चीनी मिलों के सशक्तिकरण के लिए मंत्रालय ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, उसमें 5 पहले हमारी हैं। इसी प्रकार से आपको जानकारी होगी केंद्रीय पंजीयक कार्यालय जो कि मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ यानी कि बहुराज्यीय सहकारी समितियों का पंजीकरण करता है। और उसी प्रकार से राज्य में रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी होते हैं जो कि राज्य की सहकारी समितियों को कंट्रोल करते हैं। इनके केंद्रीय पंजीयक और राज्य पंजीयकों के कार्यालयों का पूर्णतया कंप्यूटराइजेशन करना, उनका स्ट्रेंथनिंग करना, उनको मजबूत करना, इसके लिए हमने 3 पहलें मंत्रालय द्वारा ली गई हैं। और इसी प्रकार से सहकारिता क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण संगठन है एनसीडीसी, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जो कि सहकारिता क्षेत्र में जिस फंड की हमें ज़रूरत होती है उसकी उपलब्धता कराता है। उसकी बढ़ती हुई भूमिका पर 4 पहलें मंत्रालय द्वारा ली गई हैं। और इसी प्रकार से कुछ अन्य पहले हैं जिनके बारे में आपको हम यहाँ जानकारी देंगे। नेक्स्ट यदि आप देखें, सहकारिता मंत्रालय ने जो मंत्रालय का गठन हुआ था 6 जुलाई 2021 को, आज ही के दिन 3 वर्ष पहले, उसके बाद माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में जो सबसे पहले जो मंत्रालय ने स्टेप लिया वो था कि किस प्रकार से देश की सभी 1 लाख पैक्स, जो कि सबसे महत्वपूर्ण, सबसे बेसिक इकाई हमारे सहकारिता क्षेत्र की है, उनके बायलॉज आपको जानकारी होगी कि सभी के अपने अपने अलग अलग बायलॉज थे। और कई समितियों के बायलॉज 100 वर्ष पुराने भी थे। तो किस प्रकार से सभी पैक्स को सिमिलर स्टैंडर्ड एक उनके मॉडल बायलॉज बने, इसके ऊपर कार्य प्रारंभ किया मंत्रालय ने। और मॉडल बायलॉज हमने बनाए। मॉडल बायलॉज को बना करके सभी राज्य सरकारों को मंत्रालय की तरफ से भेजा गया और इसे एक एडवाइजरी के रूप में भेजा गया कि वो इसको स्टडी करें और अगर इसको इम्प्लीमेंटेशन वो कर सकते हैं तो अपने राज्यों में इम्प्लीमेंट करें। और ये कोई फोर्सफुल कोई चीज़ नहीं थी मंत्रालय की तरफ से। और इसमें मैं आपको जानकारी यहाँ पे देना चाहूँगा, जो प्रगति है आज तक की, सभी देश के सभी राज्यों द्वारा ये मॉडल बायलॉज अपनाए जा चुके हैं और 1 लाख से अधिक पैक्स इन मॉडल बायलॉज को अपना चुकी हैं, अडॉप्ट कर चुकी हैं। और आज ये मॉडल बायलॉज के अनुरूप ही सारी समितियां काम करना प्रारंभ कर रही हैं। इसमें हमने राज्यों की स्थिति दी है। कुछ राज्य ऐसे थे जिनमें कि उनके जो बायलॉज थे वो मॉडल बायलॉज के अनुरूप थे, तो उन्होंने कुछ उसमें परिवर्तन करके उसे अडॉप्ट किया। और कुछ राज्यों ने अपने पूरे बायलॉज को चेंज करके नए बायलॉज को अडॉप्ट किया। तो इस प्रकार से अभी भी इस पर मंत्रालय द्वारा लगातार एक समीक्षा की जाती है। सभी राज्यों के साथ जो बैठकें हमारी होती हैं उसमें इसकी एक समीक्षा हम करते हैं। इसी प्रकार से लिनैक नाम का जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है उसके द्वारा हम इस पर ट्रेनिंग की व्यवस्था भी की गई है मंत्रालय द्वारा, ताकि जो पैक्स हैं उनको मॉडल बायलॉज अडॉप्ट करने में और उसके अनुरूप जो उनको विभिन्न गतिविधियां करने का अवसर मिला है उसका वो पूरा लाभ ले सकें, उसका फ़ायदा उठा सकें। नेक्स्ट, दूसरी जो महत्वपूर्ण पहल थी जिस पर कार्य प्रारंभ हुआ और ये आज की डेट में लॉन्च हो चुका है, वो है राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस। एक आप सभी को जानकारी है कि राष्ट्रीय स्तर पर सहकारिता में डेटाबेस की बहुत ज़रूरत थी और माननीय मंत्री जी ने इसमें मार्गदर्शन दिया कि हम एक राष्ट्रीय स्तर पर डेटाबेस बनाएं जिसमें कि देश की सभी 8 लाख सहकारी समितियों का सभी डेटा उसमें उपलब्ध हो,
और उसका रियल टाइम बेसिस पे अपडेशन भी हो, उसमें परिवर्तन होते हैं तो परिवर्तन भी दिखाई दें, और एक कंप्यूटर में क्लिक करने मात्र से आपको जानकारी मिले कि किस राज्य में, किस ज़िले में और किस पंचायत में कितनी सहकारी समितियां हैं, किस क्षेत्र में हैं, किन क्षेत्रों में ऐसी सहकारी समितियां नहीं हैं या कम हैं, और उनका व्यवसाय वो कैसे करती हैं, क्या वो प्रॉफिट में है या लॉस में है। इस तरह की सभी जानकारी इस डेटाबेस के माध्यम से आपको उपलब्ध होगी। और ये 8 मार्च 2024 को माननीय मंत्री जी द्वारा इस राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस का लोकार्पण किया गया था नई दिल्ली में। नेक्स्ट। और ये आप यदि देखें तो जो 36 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मिलके जो 36 हैं, उनके सभी 8 लाख से अधिक सहकारी समितियों का डेटा इसमें संग्रहित किया जा चुका है। इसमें इससे ये भी जानकारी मिलती है कि हमारे सहकारिता क्षेत्र से 29 करोड़ से अधिक लोग जुड़े हुए हैं जो उनके सदस्य हैं। और जिस तरह से मैं आपको बता रहा था, 8 मार्च को इसका लोकार्पण किया गया। अब मंत्रालय नेक्स्ट स्टेज में ये योजना ला रहा है कि किस तरह से इस सहकारी डेटाबेस को अन्य डेटाबेस के साथ में हम जोड़ सकें, ताकि कितने पैक्स सीएससी सेंटर के रूप में कार्य कर रहे हैं, कितने पैक्स पीएमकेएसके सेंटर के रूप में कार्य कर रहे हैं, और विभिन्न मंत्रालयों की विभिन्न योजनाओं के साथ भी इसको जोड़ने का हमारा लक्ष्य है, जिस पर अभी काम मंत्रालय कर रहा है। नेक्स्ट। तीसरी पहल जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। पैक्स को जिस तरह से मॉडल बायलॉज बना करके दिए गए और मॉडल बायलॉज के अनुरूप पैक्स अब 25 से अधिक गतिविधियाँ, आर्थिक गतिविधियाँ कर सकते हैं। इसी क्रम में माननीय मंत्री जी के मार्गदर्शन में एक पहल शुरू की गई थी कि सभी फंक्शनल पैक्स यानी कि क्रियाशील पैक्स का कंप्यूटरीकरण किया जाए देश में, और इसमें 63,000 से अधिक पैक्स का कंप्यूटराइजेशन किया जा रहा है। ये स्कीम चल रही है, और इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 24 फरवरी 2024 को एक राष्ट्रीय कार्यक्रम में 18,000 से अधिक पैक्स में कंप्यूटराइजेशन का उद्घाटन किया गया था। नेक्स्ट। इसमें यदि आप देखें तो 63,000 से अधिक जो क्रियाशील पैक्स हैं उनको कंप्यूटराइजेशन करने का हमारा लक्ष्य है, और नाबार्ड द्वारा एक सॉफ्टवेयर इसमें तैयार किया गया है जिसे सभी पैक्स में अडॉप्ट किया जा रहा है। सभी जितने पैक्स के कंप्यूटराइजेशन के प्रस्ताव हैं वो सब मंजूर किए गए हैं मंत्रालय द्वारा। ज़्यादातर राज्यों में एक सिस्टम इंटीग्रेटर जो कि वहाँ जा कर के सिस्टम को वहाँ पे इंस्टॉल करेंगे, लगाएंगे, उनको ऑनबोर्ड किया जा चुका है, यानी कि उनको उन्होंने अपना कार्य प्रारंभ कर दिया है। इसी प्रकार से केंद्र सरकार इसमें 2 चीज़ों के लिए मदद देती है, एक है सॉफ्टवेयर, एक है हार्डवेयर। तो हार्डवेयर की खरीद भी करीब 55,000 से अधिक पैक्स में हार्डवेयर खरीदा जा चुका है। और यदि आप देखें कितने पैक्स में कंप्यूटराइजेशन आज की डेट में शुरू हो गया है, तो उसकी संख्या 25,000 से अधिक हो चुकी है। 25,000 से अधिक पैक्स में ट्रायल रन चल रहे हैं, और ट्रायल रन के बाद हम उसको बोलते हैं गो लाइव। तो गो लाइव की स्टेज में वो पहुंच गए हैं, यानी कि उनका कंप्यूटराइजेशन एक तरह से हो गया है। और इसको मंत्रालय द्वारा प्रत्येक माह में मासिक समीक्षा बैठकों में हम समीक्षा करते हैं इसकी, और सभी राज्यों में इसकी प्रत्येक माह में प्रगति हम सुनिश्चित करते हैं। इसी प्रकार से आप देखें तो जो मैं अभी आपको आगे बता रहा था कि किस प्रकार से सीएससी, जन औषधि केंद्र, राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस और जितने दूसरे डेटाबेस हैं उनको कैसे जोड़ा जाए, उनमें जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपस में दूसरे डेटाबेस में भी दिखाई दे, इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। और इसी के साथ साथ जो नए पैक्स गठन करने की योजना है मंत्रालय की, उन सभी नए गठन होने वाले पैक्स में भी इस कंप्यूटराइजेशन की प्रक्रिया को हम लागू कर रहे हैं। नेक्स्ट। अगली पहल अगर आप देखें तो पैक्स द्वारा सामान्य सेवा केंद्र यानी कि सीएससी सेंटर का संचालन करवाना, इसके ऊपर माननीय मंत्री जी की पहल पर उनके संबंधित मंत्रालय, आईटी मंत्रालय के साथ में एक एमओयू साइन किया गया, और आईटी मंत्रालय ने इसे अलाउ किया कि पैक्स सीएससी सेंटर के रूप में कार्य कर सकते हैं। और इसका जब काफ़ी पैक्स हमारे सीएससी सेंटर में कन्वर्ट हुए, उसके बाद में एक राष्ट्रीय स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया गया था। 21 जुलाई 2023 को इस राष्ट्रीय स्तरीय सम्मेलन में
माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी एवं माननीय आईटी मिनिस्टर की अध्यक्षता में ये सम्मेलन किया गया। नेक्स्ट, इसमें यदि आप देखें तो पैक्स को सीएससी सेंटर के रूप में 300 से अधिक सेवाएं जो सीएससी सेंटर देते हैं, वो सभी सेवाएं हमारे पैक्स भी अब प्रदान कर सकते हैं, दे सकते हैं। ये सुविधा दी गई है, इससे पैक्स की आय में वृद्धि होगी, वहाँ पे रोज़गार के साधन बढ़ेंगे और उन्हें एक और जरिया मिलेगा अपनी इनकम को बढ़ाने का। हमने लक्ष्य रखा है कि सभी 63,000 से अधिक जो फंक्शनल पैक्स हैं उन सबको सीएससी सेंटर में कन्वर्ट किया जाए और इसके क्रम में काफ़ी अच्छी प्रगति हुई है। अभी तक करीब 36,000 पैक्स सीएससी सेंटर के रूप में कार्यरत हैं, वो कन्वर्ट हो चुके हैं और उन्होंने सीएससी की सभी 300 से अधिक सेवाएं देना प्रारंभ कर दिया है। इसमें हमने जानकारी दी है कि कितना लेन देन, अभी तक 36 करोड़ के आसपास का लेन देन सीएससी सेंटर के रूप में उन्होंने हमारे पैक्स ने किया है। तो इस प्रकार से उन्हें एक आय का एक नया स्रोत मिला है और इसके लिए हमने ट्रेनिंग्स का प्रावधान अभी किया है मंत्रालय की तरफ से कि जो पैक्स सीएससी के रूप में कन्वर्ट हो रहे हैं, परिवर्तित हो रहे हैं, उन्हें कोई समस्या ना आए, इसके लिए ट्रेनिंग्स की जा रही हैं, जो कि हमारा एक राष्ट्रीय स्तर का ट्रेनिंग का ऑर्गेनाइजेशन है एनसीसीटी, उसके द्वारा वर्कशॉप्स इस पर हम आयोजित करवा रहे हैं। नेक्स्ट, अगला इनिशिएटिव फिर पैक्स को एक और आय का नया स्रोत देने के लिए, इनकम जनरेशन और एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए माननीय मंत्री जी द्वारा शुरू किया गया। इसमें हमने देश की सभी पैक्स को ये भी सुविधा दी है कि वो प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र के रूप में संचालन कर सकते हैं। यदि वो चाहें तो वो एक जन औषधि केंद्र भी खोल सकते हैं। और माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी की अध्यक्षता में 8 जनवरी 2024 को एक राष्ट्रीय महासंगोष्ठी आयोजित की गई, जिसमें इस परियोजना को लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट, यहाँ यदि आप देखें तो जन औषधि केंद्र पैक्स के लेवल पर खुलने से उन्हें एडिशनल इनकम मिलेगी, उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और गाँव में छोटे छोटे इलाकों में हमारी जो जेनेरिक मेडिसिन जिसे कहते हैं, वो जेनेरिक मेडिसिन, सस्ती दवाइयों की उपलब्धता बढ़ेगी और इसी उद्देश्य से इस इनिशिएटिव को लिया गया है। इसमें कुछ ज़रूरतें होंगी, उन्हें एक फार्मासिस्ट की उपलब्धता वहाँ पैक्स के लेवल पर चाहिए। तो इसमें यदि आप देखें तो काफ़ी पैक्स अभी तक ड्रग लाइसेंस, 600 से अधिक पैक्स ड्रग लाइसेंस अभी तक प्राप्त कर चुके हैं। उनको स्टोर कोड मिलता है, तो करीब करीब 600 पैक्स को स्टोर कोड मिल चुका है और मंत्रालय की कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैक्स जन औषधि केंद्र के रूप में परिवर्तित हों और उसके रूप में कार्य करें। इसके लिए विभिन्न बैठकें हमारी लगातार चलती रहती हैं उनके मंत्रालय के साथ में। नेक्स्ट, अगला इनिशिएटिव अगर आप देखें, ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक योजना है, विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना, जिसका कि पायलट प्रोजेक्ट हम अभी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और इसकी स्टार्टिंग भी माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 24 फरवरी 2024 को 11 राज्यों के 11 पैक्स में इन गोदामों का निर्माण पूरा हुआ, उनका लोकार्पण किया गया और 500 नए पैक्स में शिलान्यास किया गया था, जहां की अब गोदाम बन रहे हैं। और इस योजना के अंतर्गत लक्ष्य ये है कि किस प्रकार से पैक्स के स्तर पर ग्रेन स्टोरेज यानी कि अन्न भंडारण की सुविधाएं हम डेवलप कर पाएँ और उनको न कि सिर्फ आय का एक जरिया मिले, बल्कि उनके जो हमारे अन्न के स्टोरेज में हमारा बर्बादी होती है या भंडारण में जो वेस्टेज होता है, उसको हम काफ़ी इससे कम कर पाएंगे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक महत्वाकांक्षी स्कीम है मंत्रालय की। नेक्स्ट, इसमें यदि आप देखें तो लक्ष्य ये रखा गया है कि प्रत्येक ज़िले में 5 सहकारी समितियां ऐसी हों जो कि अन्न भंडारण के गोदाम अपने स्तर पर बनाएं और अभी तक 1100 से अधिक पैक्स इस पायलट प्रोजेक्ट में चिन्हित किए गए हैं, जहां की कार्य प्रारंभ हो चुका है। कृषि मंत्रालय और एफसीआई के साथ में इसमें मीटिंग्स की जाती हैं और किस प्रकार से कोशिश ये है कि ये गोदाम बनने के बाद में हमारे पैक्स को मार्केट अवेलेबिलिटी हो, उनका जो अन्न भंडारण वो कर रहे हैं उसकी सुगमता से वो उसको बेच पाएँ, उनको उससे अच्छी एक इनकम मिले, इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। और इसमें हमारे राष्ट्रीय स्तर की सहकारी समितियां जो हैं उनका भी
महत्वपूर्ण योगदान है। जिस प्रकार से नेशनल कंज्यूमर कोऑपरेटिव फेडरेशन, NCCF, नाफेड, ये हमारे राष्ट्रीय स्तर की फेडरेशन भी इसमें शामिल हैं और वो उन पैक्स से अनुबंध कर रही हैं कि वो उनको अपना जो भी माल है वो बेच पाएंगे। नेक्स्ट, इसी प्रकार से एक बड़ी योजना है 5 वर्षों में जो इम्प्लीमेंट की जा रही है कि देश की जितनी पंचायतें हैं जहाँ की कोई पैक्स नहीं है या फिर जहाँ सहकारी प्राथमिक सहकारी समितियाँ नहीं हैं, वहाँ पर नई बहुउद्देशीय मल्टीपर्पज़ पैक्स बनाई जाएं, जो कि मॉडल बायलॉज के अनुरूप जितनी भी गतिविधियाँ यहाँ मंत्रालय ने अभी अलाउ की हैं वो सारी गतिविधियाँ करें और मल्टीपर्पज़ पैक्स हों अथवा डेयरी हों या फिर फिशरीज़ मत्स्य सहकारी समितियाँ हों, इनके गठन करने का लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट, इसी प्रकार से पैक्स को एक सुविधा दी गई है किस प्रकार से वो पेट्रोल पंप के लिए आवेदन कर सकते हैं और पेट्रोल पंप भी खोल सकते हैं। नेक्स्ट, इसी प्रकार से आप देखें पैक्स द्वारा LPG डिस्ट्रीब्यूशन का कार्य भी अब किया जा सकता है। इसके लिए भी मंत्रालय द्वारा अनुमति दी गई है और कई राज्यों में ये कार्य प्रारंभ हो चुका है। नेक्स्ट, पैक्स द्वारा प्रधानमंत्री कृषि समृद्धि केंद्र PMKSK का संचालन करना, ये भी बहुत महत्वपूर्ण एक पहल है और इसमें अभी तक 38,000 से अधिक पैक्स PMKSK के रूप में कार्य कर रहे हैं और लक्ष्य यह है कि सभी 63,000 पैक्स इसमें कार्य करें और इसमें लगातार उर्वरक विभाग एवं संबंधित मंत्रालयों के साथ समीक्षा बैठकें की जा रही हैं। नेक्स्ट, इसी प्रकार से राज्य के पंजीयक कार्यालयों का कंप्यूटरीकरण की योजना है जिस पर कार्य प्रारंभ किया गया है। नेक्स्ट, 13 करना क्लोज। समय की उपलब्धता कुछ कम है, नहीं तो आपको ये सारे पहलों के बारे में जानकारी हम देना चाहते थे। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा आयोजकों को और आप सभी का धन्यवाद इस कार्यक्रम में आने के लिए। और सहकारिता मंत्रालय अपने 3 वर्ष पूरे कर रहा है और इसी प्रकार से नई गति के साथ में आगे कार्य करेगा सहकारी समितियों के विकास के लिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आवो આજના પ્રસંગે મંચ પર બિરાજમાન મહાનુભાવોનું સ્વાગત અભિવાદન કરીએ। વિનંતી કરીએ છીએ ગુજરાત સ્ટેટ કોઓપરેટિવ બેંક લિમિટેડના ચેરમેન શ્રી અજયભાઈ પટેલને કે આપ ગુજરાત વિધાનસભાના ઉપાધ્યક્ષ શ્રી જેઠાભાઈ ભરવાડ સાહેબનું સ્વાગત અભિવાદન કરશો। જેઠાભાઈ ભરવાડ સાહેબને વિનંતી મંચ પર પધારશો। સાથે જ વિનંતી श्री आशीष बुटानी सेक्रेटरी सहकारिता विभाग, श्री चंद्रपाल सिंह यादव चेयरमैन ICAAP, श्री रविंद्रन राव चेयरमैन नाफस्कॉब, श्री घनश्याम भाई अमीन चेयरमैन गुजरात राज्य सहकारी संघ, श्री ज्योतिन्द्र भाई मेहता, श्री श्यामल भाई पटेल, श्री जशा भाई बारड़, श्री जयेश भाई रादड़िया, श्री बिपिन भाई पटेल, श्री डॉलर राय कोटेचा, डॉक्टर US अवस्थी, डॉक्टर मिनेश शाह, श्री अरुण सिंह राणा, श्री वालमजी भाई हुंबल, आप सभी से अनुरोध करते हैं कृपया अपना स्थान मंच पर ग्रहण कीजिए। आइए तालियों के साथ स्वागत करते हैं श्री जेठाभाई भरवाड़, उपाध्यक्ष गुजरात विधानसभा और नाफेड के चेयरमैन। अब विनती करते हैं श्री हरदेव सिंह परमार, डायरेक्टर द गुजरात स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, आपसे अनुरोध कि आप NCUI, इफ्को एवं गुजको मासोल के चेयरमैन श्री दिलीप भाई संघाणी जी का स्वागत अभिवादन करें। लगातार तालियों के साथ हम सभी का स्वागत करते रहेंगे। आप सबसे अनुरोध करतल ध्वनि से आप भी इस स्वागत में जुड़ें। और अब फिर एक बार अनुरोध करते हैं श्री अजय पटेल जी से कि आप श्री आशीष बुटानी सेक्रेटरी सहकारिता विभाग भारत सरकार का स्वागत अभिवादन करें। अजय भाई से अनुरोध। अब श्री केशुभाई नाकराणी, डायरेक्टर गुजरात स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, आपसे अनुरोध कि आप ICAAP के चेयरमैन श्री चंद्रपाल सिंह यादव जी का स्वागत करें। श्री अतुल भाई पटेल स्वागत करेंगे श्री रविंद्रन राव जी का, नाफस्कोप के चेयरमैन है। गुजरात स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के डायरेक्टर श्री अतुल भाई पटेल।
डायरेक्टर द गुजरात स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड श्री केतुल भाई पटेल से अनुरोध है कि आप गुजरात राज्य सहकारी संघ के चेयरमैन श्री घनश्याम भाई अमीन जी का स्वागत अभिवादन करें। श्री केतुल भाई पटेल। डायरेक्टर श्री महेश भाई पटेल, गुजरात स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के डायरेक्टर, आपसे अनुरोध है कि आप गुजरात अर्बन कोऑपरेटिव बैंक फेडरेशन के चेयरमैन श्री ज्योतिंद्र भाई मेहता जी का स्वागत अभिवादन करें। गुजरात स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के डायरेक्टर श्री मोहन भाई भरवाड़ से अनुरोध कि आप गुजरात मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन के चेयरमैन श्री श्यामल भाई पटेल जी का स्वागत सम्मान करें। श्री रसिक भाई पटेल से अनुरोध करते हैं कृपया मंच पर पधारें और गुजरात स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के डायरेक्टर श्री जशा भाई बारड़ का स्वागत सम्मान करें। श्री रसिक भाई पटेल। श्री विनोद भाई पटेल से अनुरोध करते हैं कि आप कृपया जेतपुर के माननीय विधायक श्री जयेश रादड़िया जी का स्वागत अभिवादन करें। श्री तेजस भाई पटेल, डायरेक्टर गुजरात स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, आपसे अनुरोध है कि आप गुजको मासोल के वाइस चेयरमैन श्री बिपिन भाई पटेल जी का स्वागत सम्मान करें। श्री महेश भाई पटेल से अब अनुरोध करेंगे कि आप खेती बैंक के चेयरमैन श्री डॉलराय कोटेचा जी का सम्मान करें। श्री विनोद भाई पटेल से अनुरोध कि आप इफ्को के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर यूएस अवस्थी जी का सम्मान करें। माननीय केंद्रीय मंत्री जी हमारे बीच कुछ ही पलों में पधारने वाले हैं, तो आप सभी से अनुरोध अपना अपना स्थान ग्रहण कर लीजिए। श्री मोहन भाई भरवाड़ से अनुरोध कि आप एनडीडीबी के चेयरमैन डॉक्टर मिनेश शाह का स्वागत अभिवादन करें। श्री अतुल भाई पटेल जी से अनुरोध करते हैं कि आप वागरा के माननीय विधायक श्री अरुण सिंह राणा का स्वागत अभिवादन करें। और श्री केशुभाई नाकराणी से अनुरोध करते हैं कि आप गुजरात मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन के वाइस चेयरमैन श्री वालमजी भाई हुंबल जी का स्वागत करें। फिर एक बार मंच पर विराजमान सभी सम्माननीय अतिथियों का हम हृदय से स्वागत करते हैं और आइए अब देखते हैं सहकार से समृद्धि पर पायलट प्रोजेक्ट पर आधारित डॉक्यूमेंट्री फिल्म। सहकार से समृद्धि, मजबूत भविष्य की ओर कदम। विश्व फलक पर भारत आज नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सहकार से समृद्धि की परिकल्पना को साकार करने के उद्देश्य से 6 जुलाई 2021 को सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की गई।
इस नवगठित मंत्रालय के प्रथम सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी के कुशल नेतृत्व और मार्गदर्शन से सहकारिता मंत्रालय ने अल्पकालीन समय में सहकारिता क्षेत्र को जीवंत एवं सशक्त बनाने हेतु कुल 54 योजनाएं बनाई है। आज भारत की पहचान दुनिया में अपनी डिजिटल लेन देन के लिए होती है। ऐसे में सहकारी समितियां, सहकारी बैंकों को भी इसमें अब अग्रणी रहना होगा। माननीय सहकार मंत्री श्री अमित शाह जी का मानना है कि जब सहकारी समितियों के वित्तीय संसाधन सहकारी समितियों में ही रहे और सहकारी समितियों की आर्थिक जरूरतें भी सहकारी बैंक के माध्यम से ही पूरी हो, जिससे सहकार के सिद्धांतों का भी अनुपालन हो सके। सभी कोऑपरेटिव सोसाइटियों के मेंबर्स के बैंक अकाउंट हमने कोऑपरेटिव डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक में ट्रांसफर कर दिए हैं। इसके माध्यम से रुपे कार्ड, क्रेडिट कार्ड भी उनको मिलेंगे। जैसे ही उनका दूध का पैसा आएगा वही कार्ड में, वही अकाउंट में जमा हो जाएगा, उसको ज्यादा सूद नहीं देना पड़ेगा। इसी परिप्रेक्ष्य में गुजरात राज्य के बनासकांठा एवं पंचमहाल जिले में पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी। इस प्रोजेक्ट में बैंक मित्र के माध्यम से माइक्रो एटीएम लगाकर सहकारी बैंक के ग्राहकों को बैंकिंग सेवाएं दूर दराज क्षेत्रों तक प्रदान की जाती है। अब तक इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत कुल 6077 माइक्रो एटीएम की स्थापना की गई। किसान परिवार और पशुपालकों के कुल 14.36 लाख से ज्यादा खाते खोले गए। 228 से ज्यादा ऑफ साइट एटीएम लगाए गए हैं। दूध मंडली में हम दूध जमा कराते हैं, उसके पैसे हमें हर 15 दिन में मिल जाते हैं। जब भी हमें पैसों की जरूरत पड़ती है तब हम दूध मंडली में ये कार्ड लेके जाते हैं। इसके माध्यम से हमें माइक्रो एटीएम द्वारा पैसे मिल जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 0% ब्याज दर पर ऋण की उपलब्धि की जाती है। બજારની અંદર અમારે એક જે તે ખાતર બિયારણ દવા લેવી હોય તો કેશ પૈસા આપવા પડતા હતા, પરંતુ ત્યારબાદ અમને કેસીસી ધિરાણ માટે ડેબિટ કાર્ડ અને કિસાન ક્રેડિટ કાર્ડ આપવામાં આવ્યા અને કિસાન ક્રેડિટ કાર્ડ અને ડેબિટ કાર્ડથી અમને તે પૈસા લેવાની લેવડ દેવડમાં સરળ પ્રક્રિયા થઈ રહી છે। पैक्सको ऋण और एग्री इनपुट वितरण संस्था में से बहुलक्षीय समिति बनाने के लिए मिनिस्ट्री ने एक पहल की है। इसके लिए भारत में सभी समितियों के लिए एक समान बायलॉज बनाए गए हैं। भारत की सभी पैक्स का कंप्यूटरीकरण करने के लिए 2516 करोड़ के प्रोजेक्ट का प्रावधान है। इससे वित्तीय व्यवहारों में पारदर्शिता बढ़ेगी और भारत की सभी समितियां एक सॉफ्टवेयर से जुड़ सकेंगी। आइए सहकार से हम जन जन का कल्याण करें, सहकार से हम विकसित भारत का निर्माण करें। कुछ ही देर में हमारे बीच पधारेंगे आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष माननीय केंद्रीय मंत्री श्री अमित शाह जी एवं गुजरात राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल तथा अन्य सम्मानित अतिथि। आप सभी को फिर एक बार याद दिला दें कि हमारे अध्यक्ष जी के और मेहमानों के शुभ आगमन के समय आपको जो ध्वज दिया गया है वे आप अपने अपने स्थानों पर खड़े होकर फहराकर उनका स्वागत करेंगे उनके आगमन के समय पर। और ठीक उसी तरह जब माननीय केंद्रीय मंत्री जी अपना भाषण देने माइक पर आए तब भी हम उसी सम्मान के साथ ये ध्वज फहराकर उनका अभिवादन करेंगे। फिर एक बार अनुरोध, पीछे जो लोग अभी भी खड़े हैं उनसे विनती करते हैं कृपया अपना स्थान बनाए रखें। और अब आवाज़ दो और सहकार गीत जो हमारी सहकारिता की भावना को दृढ़ करता है वो सुनते हैं, उसका वीडियो प्रस्तुतिकरण देखते हैं। आवाज़ दो और सहकार गीत। सहकार ही अपना धर्म, सहकार ही अपना करम, सहकार से करता वतन आगे कदम आगे कदम। सहकार की मजबूत डोर है, भारत विकास की ओर है। आवाज दो हम एक हैं, हम एक हैं।
वो लम्हे बीत गए, सहकार किया जंग जीत गए। सहकार में अद्भुत शक्ति है, परवशता से अब मुक्ति है। आवाज दो, हम एक हैं, निर्भर नहीं हम गैरों पर, हम खड़े हैं अपने पैरों पर। जब साथ सभी का मिलता है, सहकार से जीवन चलता है। हो गांव या कोई कस्बे से, सब जुड़े सहकार के जज्बे से। सहकार में शामिल है धर्म, भारत करता आगे कदम। आवाज दो, आवाज दो, हम एक हैं, हम एक हैं। आसाम से गुजरात तक, कश्मीर से केरला तक, एक है, हम एक हैं। आवाज दो, हम एक हैं, 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 हम एक हैं। सामूहिक शक्ति का घोष ये प्रचंड है, सहकारिता राष्ट्र का मेरुदंड है। सामूहिक शक्ति का घोष ये प्रचंड है, सहकारिता राष्ट्र का मेरुदंड है। सहकार से अर्थतंत्र में, जनधन में हो वृद्धि। सहकार, सहकार, सहकार से समृद्धि। सहकार, सहकार, सहकार से समृद्धि। राष्ट्र की उन्नति। सहकार, सहकार, सहकार से समृद्धि। सहकार, सहकार, सहयोग की शक्ति, उपार्जन में क्रांति। सहकार, सहकार, सहकार से समृद्धि, वित्तीय बल प्राप्ति, समान अवसर देती। सहकार, सहकार, सहकार से समृद्धि। 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 सहकार। सहकार से समृद्धि इस मंत्र को साकार करते हुए भारत देश में सहकारी संस्थाएं और उन संस्थाओं से जुड़े प्रत्येक सदस्य अपने पुरुषार्थ और कर्मठता के साथ देश की आर्थिक प्रगति को नई गति दे रहे हैं। सहकारी क्षेत्र से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति के लिए आज का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज का ये क्षण न केवल गुजरात या भारत के सहकारी क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए, विश्व की सबसे ज़्यादा शक्ति जिसमें है ऐसे सहकारिता क्षेत्र एकजुटता की ताकत क्या क्या कर सकती है, उसके कई उदाहरण देश और दुनिया के इतिहास में देखने को मिलते हैं। पूरे विश्व में आज सहकारिता दिवस मनाया जा रहा है। ये 102वां
अंतर्राष्ट्रीय सहकार दिवस और इस बार हमारे भारत में इस दिवस की इस बार ये समारोह गुजरात में आयोजित किया गया है और हमारे बीच पधारे हैं आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष भारत सरकार के माननीय गृह एवं देश के प्रथम सहकारिता मंत्री श्री अमित भाई शाह। आप सब से अनुरोध करते हैं, आइए हम अपने अपने ध्वज लहराकर बड़े आदर के साथ माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी का स्वागत सम्मान करते हैं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत स्वागत देश के सर्वप्रथम सहकार मंत्री माननीय श्री अमित भाई शाह जी का, गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी का, माननीय केंद्रीय सहकार मंत्री श्री मुरलीधर मोहोल जी का, गुजरात राज्य के माननीय सहकार मंत्री श्री जगदीश भाई विश्वकर्मा जी का और साथ ही गुजरात विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्री शंकर भाई चौधरी जी का, मंचासीन सभी अतिथियों का बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। 102वें अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के अवसर पर आयोजित सहकार से समृद्धि कार्यक्रम में उपस्थित आप सभी का सहृदय स्वागत। पूरे विश्व में प्रतिवर्ष जुलाई मास के प्रथम शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय सहकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने सहकारिता की शक्ति को न सिर्फ पहचाना लेकिन इसे देश के विकास में महत्वपूर्ण स्थान देकर एक अलग विशेष मंत्रालय की स्थापना की, सहकारिता मंत्रालय, जिसकी बागडोर संभाल रहे हैं हमारे देश के माननीय गृह मंत्री और गुजरात के सपूत श्री अमित भाई शाह, जिन्होंने 54 अहम निर्णयों के साथ सहकारिता क्षेत्र को और भी मजबूत बनाया है। और आज ये एक सुंदर संयोग है कि 3 वर्ष पूर्व भारत सरकार में एक अलग मंत्रालय के रूप में 6 जुलाई 2021 को ही सहकार मंत्रालय का गठन हुआ। तो हमारे आनंद को द्विगुणित करते हुए आइए जोरदार तालियों के साथ मंच पर विराजमान माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी का स्वागत करते हैं। और अब हमारी भारतीय संस्कृति की परंपरा को चरितार्थ करते हुए दीप प्रज्वलन से कार्यक्रम का मंगल प्रारंभ करने हेतु सादर अनुरोध करते हैं माननीय केंद्रीय मंत्री जी एवं सभी अतिथियों से। सम गच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानताम। ऋग्वेद के इस मंत्र का अर्थ है, हम सब एक साथ चले, एक साथ बोले, हम सभी का मन एक जैसा हो, हमारे विचार समान हो, हम मिलकर रहें, जो हमारे कोऑपरेशन अमंगस्ट कोऑपरेटिव्स के आधुनिक विचार को भी प्रतिबिंबित करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री जी एवं माननीय सहकारिता मंत्री जी के मार्गदर्शन में सहकार से समृद्धि तथा समृद्धि से संपूर्णता इस मंत्र को साकार करते हुए पैक्स से लेकर अपेक्स तक प्रगति की एक नई परिभाषा निर्मित हो रही है। ये सम्मेलन का आयोजन इस बार गुजरात की पावन धरा पर हुआ है, जो अखंडता तथा सहकारिता की सदैव प्रतीति कराती है। आज के इस समारोह में अब आमंत्रित करते हैं एनसीयूआई, इफको तथा गुजको मासोल के अध्यक्ष श्री दिलीप भाई संघानी जी को स्वागत संबोधन हेतु पधारें। आज
इंटरनेशनल कोऑपरेटिव डे और केंद्र सरकार ने अलग सहकारी मंत्रालय बनाए, इनके 3 साल पूरे हो जा रहा है। इस प्रसंग में पूरे गुजरात और देश से अलग अलग राज्यों से आए हुए प्रतिनिधि का स्वागत करना चाहूँगा। इस प्रसंग में माननीय सहकार और गृह मंत्री केंद्र के अमित भाई शाह ने समय निकाल के हमारे बीच उपस्थित है, इसलिए उनका स्वागत और धन्यवाद करना चाहूँगा। हमारे बीच गुजरात के मुख्यमंत्री माननीय भूपेंद्र भाई पटेल, मुरली जी राज्य मंत्री केंद्र सरकार, हमारे अध्यक्ष शंकर भाई, सहकार मंत्री और हमारे उपाध्यक्ष विधानसभा जेठा भाई, इंटरनेशनल कोऑपरेटिव एशिया एयरलाइंस के अध्यक्ष डॉक्टर चंद्रपाल जी, रविंद्र राव जी, मंचस्थ महानुभाव। मैंने शुरू में कहा कि अमित भाई का स्वागत और धन्यवाद करना चाहूँगा। धन्यवाद इस बात का, आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्मदिन है, जिन्हें स्वप्न देखा था कश्मीर को आज़ाद करने के लिए, भारत के साथ जोड़ने के लिए 317 हटाना। माननीय प्रधानमंत्री जी ने गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी अमित भाई को दी और पार्लियामेंट में जिस तरह से एक ऐतिहासिक पल आज भी हम उस दृश्य टीवी पर देखते हैं तो हम अपने आप गौरवान्वित होते हैं। अमित भाई ने 317 हटाने के लिए जिस तरह से पार्लियामेंट में बिल रखा, जो बोलते थे लोही की नदियों बहेगी, कुछ भी किया ना, शांतिपूर्ण रीत से कश्मीर को भारत के साथ जोड़ने के लिए अमित भाई को धन्यवाद देता हूँ। आपने जिस दिन से सहकारिता मंत्रालय संभाला, वैसे तो सहकारिता कानून राज्य का हस्तक है, फिर भी पूरे देश में पैक्स एक सुचारू ढंग से पूरे देश में एक रूप रंग से चले, इसके लिए मॉडल बायलॉज बनाने के लिए जो आपने मेहनत की है उनका हम साक्षी है। और पूरे देश में 17 भाषा में अलग अलग राज्यों से जो सजन से मंगवाए उनका अभ्यास किया, स्टडी किया और सुचारू ढंग से उनका अमलीकरण हो, इसलिए पूरे देश के राज्य सरकार को भेजा और सबने वो स्वीकृत किया। अलग अलग पॉलिटिकली पार्टी की सरकार होने के बावजूद जो आपने दृष्टिकोण अपनाया है मॉडल बायलॉज में, वो पेश के माध्यम से सहकार से समृद्धि, आत्मनिर्भर भारत बनाने में खूब उपयोगी है। आपके नेतृत्व में जो 5 बिलियन भारत की इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री ने स्वप्न देखा है, वो आपकी सहकारिता क्षेत्र से एक पूरक होगा, साबित होगा कि इनमें उनका उपयोग काफ़ी होगा। हम सब जानते हैं पूरे विश्व में भारत का 5वां क्रम है, अभी उनको 3रे क्रम लाने में भी इस सहकारिता के माध्यम से सहकार से समृद्धि का सूत्र सफल करने के लिए आपका नेतृत्व सफल रहेगा। हमने छोटे छोटे काम में भी देखा है, जैसे इफ्को ने नैनो डीएपी का संशोधन करके पूरी दुनिया में अपनी ज़मीन, वायु प्रदूषण और हेल्थ की केयर करने के लिए काम किया है। आपने जिसका उद्घाटन गुजको मसोल का किया था, जो स्थिति थी आज उनकी एक स्थिति अलग तरफ से प्रगति का निशान हम देख रहे हैं। उन्होंने केले से कपड़ा, कागज़ और लिक्विड फर्टिलाइज़र के और भी काफ़ी चीज़ बना के देश को एक नई दिशा, जो आप कोऑपरेटिव में आपका सहयोग है, राज्य सरकार तरफ से पूरा सहयोग सहकार मंत्री और मुख्यमंत्री से मिल रहा है, वही दिशा आगे बढ़ाएगा। आपका मार्गदर्शन हमें आगे ले जाने में काफ़ी कामयाब रहेगा, वही
उनके साथ आप सबका स्वागत करते हुए मैं विराम करता हूँ। वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब अतिथि देवो भव इस भाव के साथ गणमान्य अतिथियों का विधिवत रूप से स्वागत करते हैं। सर्वप्रथम अनुरोध करते हैं गुजरात राज्य के माननीय सहकार राज्य मंत्री श्री जगदीश भाई विश्वकर्मा एवं गुजरात विधानसभा के माननीय उपाध्यक्ष तथा नाफेड के चेयरमैन श्री जेठाभाई आहिर से कि आप दोनों साथ मिलकर माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित भाई शाह जी का स्वागत सम्मान करें। सहकारिता को चरितार्थ करते हुए ये पारंपरिक पगड़ी, स्मृति चिन्ह, चांदी का ये स्मृति चिन्ह, तथा सम्मान सूचक ये शॉल, बहुत बहुत स्वागत। आइए हम सब भी तालियों के साथ स्वागत करते हैं। और अब अनुरोध करते हैं NCUI इफ्को तथा गुजको मासोल के चेयरमैन श्री दिलीप भाई सांगाणी एवं द गुजरात स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के चेयरमैन श्री अजय भाई पटेल जी को कि आप दोनों साथ मिलकर माननीय केंद्रीय मंत्री जी का स्वागत अभिवादन करें। अखंड भारत के निर्माता श्री सरदार पटेल जी की चांदी की प्रतिमा एवं शॉल अर्पण करके स्वागत कर रहे हैं श्री दिलीप भाई सांगाणी और श्री अजय भाई पटेल। माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित भाई शाह जी का। बहुत बहुत स्वागत मान्यवर। और अब अनुरोध करते हैं गुजरात अर्बन कोऑपरेटिव बैंक फेडरेशन के चेयरमैन श्री ज्योतिंद्र भाई मेहता एवं द गुजरात स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के डायरेक्टर श्री अरुण सिंह राणा जी से कि आप गुजरात राज्य के प्रजावत्सल माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी का स्वागत सम्मान करें। शॉल एवं स्मृति चिन्ह से गुजरात राज्य के माननीय मुख्यमंत्री जी का सम्मान करने हेतु श्री ज्योतिंद्र मेहता और श्री अरुण सिंह राणा पधारेंगे। आइए तालियों के नाद के साथ हम भी स्वागत करते हैं। फिर एक बार अनुरोध करते हैं गुजरात स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के चेयरमैन श्री अजय भाई पटेल तथा गुजरात राज्य सहकारी संघ के चेयरमैन श्री घनश्याम भाई अमीन को कि आप इस अवसर पर पधारे माननीय केंद्रीय सहकार राज्य मंत्री श्री मुरलीधर मोहोल जी का स्वागत सम्मान करें। और अब अनुरोध करते हैं चेयरमैन गुजरात स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड श्री अजय भाई पटेल तथा द गुजरात स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के डायरेक्टर श्री जशा भाई बारड़ से कि आप दोनों साथ मिलकर गुजरात विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्री शंकर भाई चौधरी जी का स्वागत सम्मान करें। शॉल तथा पुष्पगुच्छ से गुजरात विधानसभा के माननीय अध्यक्ष जी का स्वागत सम्मान। और अब अनुरोध करते हैं गुजरात स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के डायरेक्टर श्री बिपिन भाई पटेल तथा श्री डॉलराय कोटेजा जी को कि आप गुजरात के माननीय सहकार राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री जगदीश भाई विश्वकर्मा जी का स्वागत सम्मान करें। धन्यवाद। पुनः मंच पर विराजमान एवं मंच के सम्मुख विराजमान सभी का हम सहृदय स्वागत करते हैं। विकसित भारत के निर्माण में सहकारिता क्षेत्र की भूमिका
अत्यंत महत्वपूर्ण है। सहकारिता क्षेत्र में नवीन सिद्धियां प्राप्त कर रहे गुजरात राज्य के माननीय सहकार राज्य मंत्री श्री जगदीश विश्वकर्मा जी को अब आमंत्रित करते हैं अपने उद्बोधन के लिए। આંતરરાષ્ટ્રીય સહકારતા દિવસના અવસર ઉપર સહકારથી સમૃદ્ધિના કાર્યક્રમની અંદર ઉપસ્થિત આપણી સૌની વચ્ચે કેન્દ્રીય ગૃહ અને સહકારતા મંત્રી શ્રી અમિતભાઈ શાહ સાહેબ, ગુજરાતના લોકલાડીલા મુખ્યમંત્રી શ્રી માનનીય ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ સાહેબ, કેન્દ્રીય રાજ્ય સહકાર મંત્રી શ્રી મુરલીધર મોહોલજી, વિધાનસભાના અધ્યક્ષ શ્રી શંકરભાઈ ચૌધરી સાહેબ, શ્રી જેઠાભાઈ, શ્રી દિલીપભાઈ, શ્રી અજયભાઈ, જ્યોતિન્દ્ર મામા અને શ્રદ્ધેય મંચ અને મારી સામે ઉપસ્થિત સમગ્ર રાજ્યોમાંથી અને દેશમાંથી વિવિધ રાજ્યોમાંથી આવેલા તમામ સહકારી આગેવાનોનું આજના ખાસ દિવસે સ્વાગત કરું છું, સૌને આવકારું છું। આજનો દિવસ ખૂબ ખાસ મહત્ત્વનો એટલા માટે છે કે આજે ડૉક્ટર શ્યામાપ્રસાદ મુખર્જીની જન્મજયંતિ છે, સાથે સાથે આંતરરાષ્ટ્રીય સહકાર દિવસ છે અને એનાથી પણ વિશેષ કે અમિતભાઈ શાહ સાહેબ ફરી વખત સહકારતા મંત્રી બન્યા છે, એ પણ આપણા માટે વિશેષ આનંદની લાગણી છે। સાથે સાથે સહકારતા દિવસ એટલે યુગોના યુગો સુધી આ યાદગાર 6 જુલાઈ યાદ રહેશે, કારણ કે આ જ દિવસે કેન્દ્રની અંદર સહકારતા મંત્રાલયની સ્થાપના થઈ હતી, એટલે આપણા બધા જ સહકારતાઓ માટે આ એક યાદગાર દિવસ છે। માનનીય વડાપ્રધાન શ્રી મોદીજીના સહકારતાના આ ચળવળને મજબૂત બનાવવાના રૂપમાં જે પ્રયાસ કરવામાં આવી રહ્યો છે, કોઓપરેટિવ બિલ્ડ એ બેટર ફ્યુચર ફોર ઓલ, અને જે અમિતભાઈ શાહ સાહેબે જે ઇનિશિયેટિવ લીધા છે કોઓપરેટિવ એમોંગ ધ કોઓપરેટિવ્સ, આને મજબૂત કરવાના અંતર્ગત લગભગ 54 કરતાં પણ વધારે ઇનિશિયેટિવ્સ જે સાહેબે લીધા છે, એ બદલ સાહેબને પણ અભિનંદન આપીએ છીએ અને સાહેબને આજના દિવસે એવો વિશ્વાસ અપાઈએ છીએ કે માન્ય મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલના નેતૃત્વની અંદર ગુજરાત સરકાર, સહકારિતા વિભાગ અને તમામ સહકારી સંસ્થાઓ આપની જે પરિકલ્પના છે એ પરિકલ્પના સાથે ટ્રાન્સપરન્સી સાથે વિથ ટેકનોલોજી જે રીતે આપ આખા દેશમાં તમામ પેક્સને એક માળખાંચે લઈને આખા સહકારિતાને એક અમ્બ્રેલા નીચે લાવવાનું જે કામ કર્યું છે, તે જ રીતે આપના વિશ્વાસને ક્યાંય ઊણો નહીં ઉતારવા દે। તમામ સહકારિતા આગેવાનો વતી હું માન્ય સાહેબશ્રી આપને વિશ્વાસ અપાવું છું કે ગુજરાત સરકાર પણ એ જ રીતે આપની પરિકલ્પના મુજબ અમે આગળ વધીશું। આ સાથે મારી વાણીને વિરામ આપું છું। ભારત માતા કે જય, વંદે માતરમ। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी आपका। स्वतंत्रता संग्राम हो या सहकारिता का मॉडल, गुजरात ने हमेशा से देश कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया है। आज गुजरात की गणना मॉडल स्टेट के रूप में हो रही है। આપણા ગુજરાત રાજ્યના સર્વાંગીણ વિકાસ માટે સતત કર્તવ્યનિષ્ઠ એવા માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલને હવે સાદર આમંત્રિત કરીએ છીએ આપના પ્રેરણાદાયી ઉદ્બોધન માટે। આવો મૃદુ છતાં મક્કમ એવા ગુજરાત રાજ્યના માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલને આવકારીએ। આજના આંતરરાષ્ટ્રીય સહકારિતા દિવસના ઉપલક્ષ્યમાં સહકારથી સમૃદ્ધિના કાર્યક્રમમાં આપણી સૌની સાથે મંચ ઉપર ઉપસ્થિત માન્ય કેન્દ્રીય ગૃહ અને સહકારિતા મંત્રી શ્રી અમિતભાઈ શાહ સાહેબ, ગુજરાત વિધાનસભાના માન્ય અધ્યક્ષ શ્રી શંકરભાઈ ચૌધરી, કેન્દ્રીય રાજ્યમંત્રી શ્રી મુરલીધરનજી, મારા સાથી મંત્રી શ્રી જગદીશભાઈ પંચાલ, ગુજરાત વિધાનસભાના ઉપાધ્યક્ષ શ્રી જેઠાભાઈ ભરવાડ, નેશનલ કોઓપરેટિવ યુનિયન ઓફ ઇન્ડિયાના ઇફકો અને ગુજકો માસોલના અધ્યક્ષ શ્રી દિલીપભાઈ સંઘાણી, ગુજરાત રાજ્ય સહકારી બેંકના અધ્યક્ષ શ્રી અજયભાઈ પટેલ, મંચ ઉપર ઉપસ્થિત સર્વ મહાનુભાવો, પ્રેસ મીડિયાના મિત્રો, ઉપસ્થિત સૌ આમંત્રિત મહાનુભાવો, પ્રેસ મીડિયાના મિત્રો, સૌને મારા નમસ્કાર। એક નિશાન, એક પ્રધાન, એક વિધાનના સંકલ્પ સાથે જમ્મુ કાશ્મીરને ભારતનો અભિન્ન હિસ્સો બનાવવાના જીવન સમર્પિત કરનાર મહાન દેશભક્ત
ભારતીય જનસંઘના સ્થાપક ડૉક્ટર શ્યામાપ્રસાદ મુખર્જીની જન્મ જયંતિએ કોટી કોટી વંદન કરું છું. વિશ્વભરમાં સહકારિતાની ભાવના વિકસતી રહે અને સહકારિતાનું જન આંદોલન વ્યાપક બને તે માટે સહિયારા પ્રયાસો 1923ની જુલાઈ મહિનાના પહેલા શનિવારે આંતરરાષ્ટ્રીય સહકારિતા દિવસની ઉજવણી થાય છે. સહકારનો મૂળ સિદ્ધાંત સૌ સાથે મળી સમાન હિત, સમાન ધ્યેય અને સમાન પ્રવૃત્તિમાં સફળતા મેળવે તે જ છે. વિશ્વ નેતા અને યશસ્વી વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈએ તો સૌના સાથ, સૌના વિકાસ, સૌના વિશ્વાસ અને સૌના પ્રયાસથી સહકારિતા ક્ષેત્રને નવી દિશા આપી છે. આઝાદીના દશકો બાદ સહકાર ક્ષેત્રની મહત્વ સ્વીકારીને વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈએ 6 જુલાઈ 2021ના દિવસે દેશમાં પહેલીવાર સહકારિતા મંત્રાલયની સ્થાપના કરી છે. સહકારિતા મંત્રાલયનો હવાલો પણ ગુજરાતની ધરતીના પનોતા પુત્ર અને ગૃહમંત્રી આદરણીય અમિતભાઈ શાહ સાહેબને વડાપ્રધાનશ્રીએ સોંપ્યો છે. એક શુભક સંયોગ છે કે 6 જુલાઈ 2024ના દિવસે સહકાર મંત્રાલયનો ચોથો સ્થાપના દિવસ અને 102માં આંતરરાષ્ટ્રીય સહકારિતા દિવસની ઉજવણી આજે સાથે થઈ રહી છે. વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ સતત ત્રીજી વાર વડાપ્રધાન પદનો કાર્યભાર સંભાળી વિકાસની ગતિ ત્રણ ગણી કરવાનો સંકલ્પ કર્યો છે. આદરણીય સહકારિતા મંત્રી શ્રી અમિતભાઈ શાહના દ્રષ્ટિવંત નેતૃત્વમાં સહકાર મંત્રાલય પણ પોતાની ત્રીજી વર્ષગાંઠે મોદી સરકાર 3.0માં સહકારિતાના નવા કીર્તિમાન સ્થાપવા પ્રતિબદ્ધ છે. ગુજરાતે અસહકારની ચળવળથી ગાંધી સરદારના નેતૃત્વમાં અંગ્રેજોના હાથા ગગડાવી નાખેલા એ જ ગુજરાત આજે વિશ્વ નેતા વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ અને બાહોશ ગૃહ અને સહકારિતા મંત્રી શ્રી અમિતભાઈના નેતૃત્વમાં સહકારી ક્ષેત્રે દેશનું અગ્રણી રાજ્ય બન્યું છે. આદરણીય શ્રી નરેન્દ્રભાઈની વડાપ્રધાન પદ ત્રીજી ટર્મમાં ભારત વિશ્વની ત્રીજી આર્થિક મહાસત્તા અને વિશ્વ મિત્ર બનવા તરફ આગે કદમ કરી રહ્યું છે. આજે આંતરરાષ્ટ્રીય સહકારિતા દિવસની ઉજવણી કોઓપરેટિવ્સ બિલ્ડ એ બેટર ફ્યુચર ફોર ઓલના ધ્યેય સાથે કરીને સૌના ભવિષ્યનો આર્થિક ઉન્નતિ સાથે સહકારથી સમૃદ્ધિનો માર્ગ આપણે દર્શાવ્યો છે. સહકાર ક્ષેત્રની ગુજરાત અને દેશની સિદ્ધિઓના યશગાન સાથે આદરણીય સહકારિતા મંત્રી શ્રી અમિતભાઈ શાહના હસ્તે સહકાર ક્ષેત્રે નવી પહેલોનો પણ આરંભ થવાનો છે. દેશમાં ખેડૂતોને AGR2 યોજના હેઠળ સહાયતા આપવાની આજે શરૂઆત થવાની છે. આ ઉપરાંત NCOL દ્વારા નિર્મિત ઓર્ગેનિક આટાનો પણ આજે શરૂઆત થવાની છે. ખેડૂતો માટે આ બંને પગલાં લાભદાયી પરિણામો લાવનાર રહેશે એવો મને પાક્કો વિશ્વાસ છે. આદરણીય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈએ વિકાસની રાજનીતિનો નવો ઇતિહાસ રચીને દેશના સહકાર ક્ષેત્રને સર્વાંગી વિકાસ માટે પ્રેરિત કર્યું છે. દેશવાસીઓ પાછલા 10 વર્ષમાં દેશના અન્ય ક્ષેત્રોની જેમ સહકારિતા ક્ષેત્રની કાયાપલટ થતા જોઈ છે. પ્રાથમિક સહકારી મંડળીઓના આર્થિક સશક્તિકરણના તથા સહકારી ક્ષેત્રને ટેકનોલોજીયુક્ત બનાવી અદ્યતન કરવાના અનેક પગલાં આદરણીય શ્રી અમિતભાઈના દિશા દર્શનમાં લેવાયા છે. ગ્રામ પંચાયત સ્તર સુધી પેક્સ અને સહકારી મંડળીઓ કાર્યરત થઈ છે અને આધુનિક કાર્યશૈલીથી વધુ અસરકારક બની છે. દેશભરના 93,000 જેટલા પેક્સ કેન્દ્રોને ડિજિટલ ટેકનોલોજી સાથે મલ્ટીપર્પઝ સર્વિસ સેન્ટર તરીકે આશરે 2519 કરોડ રૂપિયાના ખર્ચે વિકાસ કરવામાં આવી રહ્યો છે. વિશ્વના સૌથી મોટા ડિસેન્ટ્રલાઇઝ ગ્રેઇન સ્ટોરેજ પ્રોગ્રામનું કામ પણ દેશમાં સહકારિતા મંત્રી શ્રી અમિતભાઈના દિશા દર્શનમાં ચાલી રહ્યું છે. આદરણીય શ્રી અમિતભાઈના નેતૃત્વમાં અનેક પહેલો દ્વારા ટેકનોલોજી અપગ્રેડેશનથી સહકાર ક્ષેત્ર
તેજ ગતિએ આગળ વધ્યું છે. ગુજરાતમાં તો સહકારી પ્રવૃત્તિ વિરાટ જન આંદોલન બની ગઈ છે. આજે ગુજરાતમાં સહકાર ક્ષેત્રે 83,000થી વધુ મંડળીઓ કાર્યરત છે ને જેમાં 2,31,00,000થી વધુ સભાસદો જોડાયેલા છે. એટલે કે દર ત્રીજો ગુજરાતી સહકાર ક્ષેત્ર સાથે જોડાયેલો છે. ગુજરાતમાં સહકારી સંસ્થાઓ હવે તો મેડિકલ કોલેજથી લઈ વિદ્યાર્થીઓના ઘડતર માટેનો પણ કાર્યમાં સંલગ્ન થઈ છે. સહકારી ક્ષેત્રની સફળતા સમાજના અન્ય ક્ષેત્રના વિકાસમાં પણ મદદરૂપ બનવા લાગી છે. આપણી અમૂલ અને બનાસ ડેરી જેવી સંસ્થાઓ તો સહકારને એક વૈશ્વિક જન આંદોલન બનાવી દીધું છે. પ્રાકૃતિક ખેતી, નેચરલ ફાર્મિંગ સહકારી ધોરણે વિકસાવવા 412 જેટલી પ્રાકૃતિક ખેતી સહકારી મંડળીઓ ગુજરાતમાં કાર્યરત છે. સહકારી સંસ્થાઓના નાણાં સહકારી સંસ્થાઓમાં જ રહે તેવા હેતુ સાથેના પાયલોટ પ્રોજેક્ટ થોડા સમય પહેલાં બનાસકાંઠા અને પંચમહાલ જિલ્લામાં આદરણીય શ્રી અમિતભાઈના માર્ગદર્શનમાં સફળતાપૂર્વક શરૂ થયા છે. આજે તેઓ એ પ્રોજેક્ટની મુલાકાત લઈને સહકારથી સમૃદ્ધિની સફળતાના પ્રત્યક્ષ જોવાના છે અને માર્ગદર્શન પણ આપવાના છે. આદરણીય શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ વિકસિત ભારત 2047નો સંકલ્પ કર્યો છે. આ માટે તેમણે 24/7 ફોર 2047નો મંત્ર આપ્યો છે. આ રાષ્ટ્રીય સેમિનારમાં ઉપસ્થિત આપણે બધા જ સૌના સાથ સૌના વિકાસના મંત્ર સાથે કાર્યરત રહીને સહકારી ક્ષેત્રની સ્વર્ણિમ વિકાસ ગાથાથી અમૃતકાળમાં વિકસિત ગુજરાતથી વિકસિત ભારત, ઉન્નત ભારતનું નિર્માણ કરીએ એ જ અપેક્ષા સાથે વિરમું છું. ભારત માતા કી જય. વંદે માતરમ. જય જય ગરવી ગુજરાત. बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी आपके इन प्रेरणादायी शब्दों के लिए। जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया, गुजरात सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए AGR2 योजना तहत नैनो उर्वरक खरीदी हेतु किसानों को 50% सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया है। माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी से विनम्र अनुरोध करते हैं कि आप रिमोट के माध्यम से इस योजना का प्रारंभ कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज पुनः विनती करते हैं मान्यवर कि आप अपने करकमलों से किसानों को नैनो उर्वरक किट भी अर्पण करें। मंच पर आमंत्रित करते हैं किसान श्रीमती सनडीबेन महिड़ा, श्रीमती संगीताबेन गामित और श्री कनुभाई कीकाणी को। आज प्रतीकात्मक रूप से यहाँ से 3 किसानों को ये किट अर्पण हो रही है। नैनो उर्वरक की किट अर्पण करेंगे माननीय केंद्रीय मंत्री जी श्रीमती सनडीबेन महिड़ा जी को। सहकारिता के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी विशेष है और आज इस कार्यक्रम में 1200 से ज़्यादा महिला सदस्य उपस्थित है जो इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती हैं। और अब है श्रीमती संगीताबेन गामित। और अब आमंत्रित करते हैं ऐसे ही एक किसान श्री कनुभाई कीकाणी को। गुजरात सरकार के द्वारा AGR2 योजना तहत नैनो उर्वरक खरीदी हेतु 50% सहायता प्राप्त हो रही है और ये किट। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी। और अब समय है NCOL के द्वारा निर्मित भारत ऑर्गेनिक आटा के लॉन्चिंग का। विनती करते हैं NOCL तथा NDDB के अध्यक्ष श्री मिनेश शाह जी को कि आप आगे पधारें और विनम्र अनुरोध माननीय केंद्रीय मंत्री जी से कि आप नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक्स लिमिटेड के द्वारा निर्मित भारत ऑर्गेनिक आटा को लॉन्च करें।
अधिक पोषक तत्वों से भरपूर तथा रसायन मुक्त होने के कारण ये ऑर्गेनिक आटा बेहद स्वास्थ्यप्रद है। NCOL से निर्मित ये ऑर्गेनिक आटा, जिसका आज माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी के कर कमलों से आज उसका लॉन्चिंग हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज अमूल दिल्ली के मयूर विहार में स्थित अपनी पहली अमूल ऑर्गेनिक शॉप का भी उद्घाटन कर रहा है। ये दुकान ग्राहकों को सुविधा और आसानी प्रदान करते हुए संपूर्ण अमूल ऑर्गेनिक रेंज तक पहुंचने के लिए वन स्टॉप डेस्टिनेशन के रूप में काम करेगी। अमूल ने जैविक जीवन के प्रति अपनी पहुंच और प्रतिबद्धता का और भी विस्तार करते हुए ऐसी 100 ऑर्गेनिक दुकानें खोलने की योजना बनाई है। आज माननीय केंद्रीय मंत्री जी से फिर एक बार अनुरोध करते हैं कि कृपया आप रिमोट का बटन दबाकर पहली अमूल ऑर्गेनिक शॉप का आधिकारिक उद्घाटन करें। बहुत बहुत धन्यवाद मान्यवर। सहकारिता के संस्कार और आधुनिक आविष्कार। भारत के सहकारी क्षेत्र में अनुभवी सदस्यों के साथ साथ अब युवा एवं महिलाओं की भागीदारी भी बढ़ रही है। माननीय केंद्रीय मंत्री श्री अमित शाह जी के मार्गदर्शन में ये क्षेत्र कई मायनों में देश की प्रगति का द्योतक बन रहा है। बात हो देश की सुरक्षा की या फिर सहकार से समृद्धि की, राष्ट्रहित को सदैव सर्वोच्च रखने वाले भारत के माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकार मंत्री श्री अमित शाह जी को आइए जोरदार तालियों के साथ आमंत्रित करते हैं अपने अध्यक्षीय भाषण के लिए। अपना ध्वज लहराकर भी हम उनका स्वागत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत अपने बहुमूल्य मार्गदर्शन के लिए। आज के इस अति महत्वपूर्ण कार्यक्रम में मेरे साथ मंच पर उपस्थित गुजरात राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान भूपेंद्र भाई पटेल, गुजरात विधानसभा के अध्यक्ष और बनास डेयरी के चेयरमैन श्रीमान शंकर भाई चौधरी, मोदी जी की मंत्रिपरिषद में मेरे साथी श्रीमान मुरलीधर मोहोल जी, गुजरात के सहकारिता मंत्री श्री जगदीश भाई पंचाल, राष्ट्रीय सहकारी संघ के अध्यक्ष जिनके तत्वाधान में ये कार्यक्रम हो रहा है ऐसे श्री दिलीप भाई सांघानी, नाफेड के अध्यक्ष श्री जेठाभाई भरवाड़, सहकारिता सचिव श्रीमान आशीष भूटानी, क्रिप्को के अध्यक्ष श्री चंद्रपाल सिंह जी, कोंडारू रविंद्र राव अध्यक्ष नेपकॉप, श्री अजय भाई पटेल गुजरात राज्य सहकारी बैंक के अध्यक्ष, श्री ज्योतिंद्र भाई मेहता अर्बन कोऑपरेटिव फेडरेशन के अध्यक्ष, श्री घनश्याम भाई अमीन राज्य सहकारी संघ के अध्यक्ष, श्री अवस्थी एमडी इपको, मिनेश भाई शाह अध्यक्ष एनडीडीबी, श्यामल भाई पटेल अध्यक्ष अमूल और आज के कार्यक्रम में देश भर से आए हुए और विशेषकर मेरे गुजरात से आए हुए प्यारे सभी सहकारी भाई बहनों का मैं स्वागत करता हूं। मित्रों, आज कई प्रकार से ये महत्वपूर्ण दिन है। सबसे पहले
102वां सहकारी अंतर्राष्ट्रीय सहकारी दिन है। 102 साल से एक प्रकार से आज के दिन को गिन ले तो देश भर के लोग इस दिन को सहकारिता के दिन के रूप में मनाते हैं। दुनिया में भी अंतर्राष्ट्रीय सहकारी दिन की इसकी मान्यता है। और आज मैं देश और दुनिया के गुजरात के सहकारिता क्षेत्र में काम करने वाले सभी सहकारी कार्यकर्ताओं को हृदयपूर्वक सहकारिता दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज मेरे जैसे कई कार्यकर्ताओं के लिए बहुत बड़ा दिन है। आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म हुआ था। श्यामा प्रसाद जी आज देश में बंगाल है तो इसका एकमात्र कारण श्यामा प्रसाद मुखर्जी है। आज देश में कश्मीर है तो इसका एकमात्र कारण श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने ही एक देश में दो विधान, दो प्रधान, दो निशान नहीं चलेंगे ये आंदोलन का नेतृत्व किया और लड़ाई लड़ते लड़ते अपना बलिदान दिया। और आज देखिए, सालों पहले इस महापुरुष ने जिसको देश और दुनिया के सामने रखा था, नरेंद्र भाई के नेतृत्व में कश्मीर से दो विधान, दो प्रधान और दो निशान समाप्त हो गए हैं और तिरंगा बड़े शान से कश्मीर में लहरा रहा है। मैं आज श्यामा प्रसाद जी को बड़े मनपूर्वक और विनम्रता से श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। आज बाबू जगजीवन राम की भी पुण्यतिथि है। बाबूजी ने इस देश के दलितों के लिए, पद दलितों के लिए ढेर सारे इनके विकास के अभियान चलाए और बाबूजी ने एक नींव रखी सामाजिक समरसता की और धर्म परिवर्तन के विरोध की। और इसी नींव के चलते आज देश इस रास्ते पे आगे बढ़ रहा है। और हम सब के लिए एक और दृष्टि से भी महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज के ही दिन मोदी जी ने स्वतंत्र सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की। कई सालों से सहकारिता क्षेत्र की मांग थी कि एक स्वतंत्रता सहकारिता मंत्रालय बनाया जाए, परंतु कांग्रेस के आकाओं को इसकी जरूरत महसूस नहीं होती थी। मोदी जी गुजरात की धरती से आते हैं, जहां से सरदार पटेल, त्रिभुवन दास पटेल और महात्मा गांधी ने सहकारिता की नींव डालने का काम किया था। और उसी क्षेत्र से जब मोदी जी प्रधानमंत्री बनकर गए, इसी राज्य से गए, इन्होंने सहकारिता की आज की जरूरियात को समझकर स्वतंत्र सहकारिता मंत्रालय भारत सरकार में स्थापना करने का काम हमारे नेता, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। मैं आप सभी को अपील करना चाहता हूं कि बड़े जोर से, करतल ध्वनि से मोदी जी का हम सब ने धन्यवाद करना चाहिए। भाइयों बहनों, आज नैनो यूरिया के लिए गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई ने बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। नैनो यूरिया और नैनो डीएपी पर 50% की सब्सिडी दी है। इस मौके पर मैं गुजरात सरकार का तो धन्यवाद करता ही हूं, साथ में सभी किसानों को भी अपील करना चाहता हूं कि आप एक बार नैनो यूरिया का छिड़काव करते हैं, बाद में थैली से घन यूरिया डालने की जरूरत नहीं है। इससे आपका क्रॉप भी बिगड़ेगा, भूमि भी बिगड़ेगी। ये तरल नैनो यूरिया और तरल नैनो डीएपी जो है, प्रवाही यूरिया और प्रवाही डीएपी है, ये पर्याप्त है आपके क्रॉप के लिए, ये पर्याप्त है ज्यादा उत्पादन के लिए। ये दोनों का छिड़काव करने से निश्चित रूप से आपका क्रॉप और भूमि ही बिगड़ेगी, खाने वालों का स्वास्थ्य भी बिगड़ेगा। इसलिए मैं विनम्र अनुरोध करना चाहता हूं गुजरात के किसानों, सरकार ने इसको सस्ता किया है, छिड़काव करिए,
मोदी जी ने ड्रोन दीदी की योजना लाए हैं। हमारे गांव की बहनों को छिड़काव के लिए ट्रेनिंग करिए और धरती माता के स्वास्थ्य की हम सब चिंता करें। आज भारत सरकार ने नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक लिमिटेड की स्थापना की है। जैविक उत्पादों को, ऑर्गेनिक फूड को बढ़ावा देने के लिए और ऑर्गेनिक फूड का उत्पादन करने वाले किसानों को उचित मूल्य मिल जाए, मुनाफा मिल जाए, इसके लिए आज NCOL के द्वारा भारत ऑर्गेनिक आटा का लोकार्पण हुआ है। मैं अपील करना चाहता हूं, अब 2 ब्रांड हमारे पास है, एक भारत ऑर्गेनिक जो NCOL का है और दूसरा अमूल। ये दोनों विश्वसनीय ब्रांड है। मैं देश भर के लोगों को अपील करना चाहता हूं, आप विश्वास कर ये दोनों ब्रांड खरीदें। ये 100% ऑर्गेनिक है। इसका निर्णय और इसकी पूरी व्यवस्था भारत सरकार ने सुपेरे की है। विश्व की सबसे आधुनिक तकनीक से आपको मिलने वाला ऑर्गेनिक फूड ऑर्गेनिक है या नहीं है, इसकी जांच करके ही इस पर भारत ब्रांड और अमूल ब्रांड का थप्पा लगता है। विश्वास के साथ इसको खरीदिए और अपने परिवार का, अपने बच्चों का आप स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। अमूल ने भी आज दिल्ली में ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की शॉप का उद्घाटन किया है। भाई और बहनों, हमारे देश में सहकारिता कोई ये नया विचार नहीं, 125 साल पुराने इस विचार को हमारे पुरखों ने अपनाया था। सरदार पटेल और महात्मा गांधी जैसे, गाडगिल जी जैसे, वैकुंठ भाई मेहता जैसे, त्रिभुवन दास पटेल जैसे कई मनुष्यों ने इसकी शुरुआत की, परंतु एक समय आया जब ये विचार लड़खड़ा गया और धीरे 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 सहकारिता आंदोलन मंद पड़ता गया, धीरा पड़ता गया। मोदी जी ने सहकारिता की रिलेवेंसी को, आज भी सहकारिता कितना महत्वपूर्ण है इसको पहचानते हुए नए सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की है। आज हम एक मकाम पर खड़े हैं। 125 साल पुराना सहकारिता आंदोलन आज देश के कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। कृषि ऋण के वितरण में 20%, फर्टिलाइजर के वितरण में 35%, उत्पादन में 21%, चीनी में 31% उत्पादन, गेहूं की खरीदी में 13% और धान की खरीदी में 20%। एक महत्वपूर्ण योगदान ग्रामीण अर्थव्यवस्था और एग्रीकल्चर अर्थव्यवस्था में कोऑपरेटिव सेक्टर दे रहा है। नाफेड, इफको, अमूल, क्रिप्को, कई सारी हमारी सहकारी संस्थाएं विश्व भर में प्रसिद्ध हुई, मगर इससे संतोष नहीं लेना है। समय आ गया है कि ये 5 साल में हम ऐसी मजबूत नींव डालें कि अगले 125 साल तक सहकारिता हर घर और हर गांव में पहुंचे। ये हमने करना है। सरकार ने अपना काम कर लिया है और कई सारी नई योजनाएं सरकार लेकर आई है। आज मैं 2 चीजों का जरूर जिक्र करना चाहता हूं। सहकारिता के माध्यम से भारत सरकार ने इथेनॉल को और मक्के का उत्पादन करने वाले किसानों की समृद्धि बढ़े, इसके लिए ढेर सारे कदम उठाए। मक्के के किसानों का बड़ा कंप्लेन था कि मक्के के उचित दाम नहीं मिलते हैं। अब हमने व्यवस्था कर दी है कि मक्के की खरीद हमारे दोनों कोऑपरेटिव के माध्यम से ऑनलाइन कर दी जाएगी। आपको जितना मक्का उत्पाद करना है इतना करिए, वो MSP पर खरीदा जाएगा और इससे इथेनॉल बनाया जाएगा। किसान की तो समृद्धि बढ़ेगी ही, परंतु साथ में पेट्रोल की आयात कम कर हम देश के खजाने को भी विदेशी मुद्राओं से समृद्ध करने का एक पुण्य कार्य करेंगे। इसी तरह से दलहन में भी 4 दलहन आप जितनी भी करनी है इतनी करिए। नाफेड और हमारा कंज्यूमर कोऑपरेटिव है, ये दोनों के माध्यम से
आपका दलहन 100% MSP पर खरीदने का हमने काम किया है और मैं मानता हूं इसका जितना हो सके उतना प्रचार हमने करना चाहिए। भाइयों और बहनों, आज एक थोड़ा हल्का सा जिक्र कोऑपरेशन एमॉन्ग्स कोऑपरेटिव, सहकारिता सहकारी संस्थाओं के बीच में इसका जिक्र किया है। मैं आज आपके माध्यम से देश भर के सहकारिता क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को अपील करना चाहता हूं। सहकारिता क्षेत्र का पूरा आर्थिक व्यवहार सहकारिता क्षेत्र में हो, ये अगर हम कर लेते हैं तो हमें सहकारिता क्षेत्र से बाहर एक भी पैसा लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मैं आपको विश्वास के साथ। गुजरात में बनासकांठा और पंचमहाल में इसके पायलट प्रोजेक्ट करे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, सिर्फ ये 2 जिलों के अंदर 785 करोड़ रुपए की डिपॉजिट हम बढ़ाने में सफल हुए, सिर्फ 2 जिले के अंदर। अगर देश के सभी जिलों में हो जाए तो हमारे पास पर्याप्त धन होगा, जिससे सहकारिता का बाग फल फूल कर बहुत बड़ा हो जाएगा। और 0% इंटरेस्ट पर 23,000 से ज्यादा KCC कार्डों का वितरण हुआ है। 3.8 लाख रुपए डेबिट कार्ड, जो बहुत कम ऋण में हमारे किसान भाई और दूध उत्पादन करने वाली माताओं को ऋण देता है, वो रुपए डेबिट कार्ड उनको दिए गए हैं। और एक प्रकार से दोनों जिलों में ऊर्जा का संचार हो रहा है। ये कार्यक्रम के बाद मैं बनासकांठा और पंचमहाल जा रहा हूं, परंतु मेरा नाबार्ड और सभी देश भर की राज्य सहकारी बैंकों से आग्रह है कि डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक को साथ में रखकर, जिला दूध उत्पादक संघ को साथ में रखकर, हर डेयरी, हर पैक्स, हर सहकारी संस्था जिले की अपना अकाउंट डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक या स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में खुलवाएं। अपना सारा जमा राशि, सारा डिपॉजिट कोऑपरेटिव संस्थाओं में करें। इससे सहकारिता क्षेत्र मजबूत भी होगा, पूंजी भी बढ़ेगी और हमारी ऊर्जा और आत्मविश्वास दोनों बढ़ेंगे। मुझे आशा है कि कोऑपरेशन एमॉन्ग्स कोऑपरेटिव का ये जो कंसेप्ट है, इसको पूरा देश स्वीकार करेगा और हमारी ताकत बढ़ेगी। सहकार से समृद्धि, ये हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने नारा दिया है, ऐसे ही नहीं दिया है। मैं आप सभी को ये नारे के पीछे का चिंतन बताना चाहता हूं। इस देश में 30 करोड़ गरीबों को मोदी जी ने 10 साल के अंदर इनकी दैनंदिन जरूरियातों से मुक्त कर दिया। इसको घर दे दिया, घर में बिजली दे दी, शौचालय दे दिया, पीने का पानी दे दिया, 5 किलो खाने का अनाज मुफ्त दे दिया और गैस का सिलेंडर भी दे दिया। ये 30 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनका पूरा जीवन ये बेसिक सुविधाओं को प्राप्त करने में पूरी पीढ़ियां चली जाती थी। ये सारा काम 10 साल के अंदर मोदी जी ने पूरा कर दिया है। अब उनके पास लक्ष्य नहीं है, मगर उनके पास लक्ष्य है। वो आगे बढ़ना चाहता है, वो अपने बच्चों के लिए स्कूटी लाना चाहता है, घर में एक अच्छा पंखा लगाना चाहता है, माँ बीमार है तो कूलर लगाना चाहता है, वो पुरुषार्थ करना चाहता है, मेहनत करना चाहता है, मगर पूंजी नहीं है। अगर पूंजी नहीं है और देश के विकास के लिए योगदान देना है, पूंजी नहीं है और अपना विकास करना है, तो इसका एकमात्र रास्ता, एकमात्र मंत्र सहकारिता है, इसके अलावे नहीं हो सकता। अमूल इसका उदाहरण, 100 रुपए से ज्यादा पूंजी किसी बहन ने नहीं लगाई है। 35 लाख बहनें आज सिर्फ 100 रुपए की पूंजी निवेश कर 60,000 करोड़ रुपए का व्यापार कर रही है। ये इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। 100 रुपए की सिर्फ पूंजी से नरेंद्र मोदी जी ने सहकार से समृद्धि जो मंत्र दिया है, ये मंत्र के पीछे आजादी के 75 साल के बाद भी ये जो 30 करोड़ लोग पिछड़े हुए हैं, आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, इनके जीवन में आत्मविश्वास,
खुशी और समृद्धि देना है। वो परिश्रम करें, अपने पैर पर खड़े हों और उनकी आने वाली पीढ़ियां भारत की अच्छी नागरिक बनकर भारत के विकास में योगदान दे पाए। इसलिए कोऑपरेटिव को समृद्ध करना है। भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय ने ढेर सारे कदम उठाए। सबसे पहले हमने एक डेटाबेस तैयार किया है, कौन से राज्य में कितनी कोऑपरेटिव है, कौन से जिले में कितनी, कौन सी तहसील में कितनी है और कौन से गांव कोऑपरेटिव एक्टिविटी के बगैर के हैं। आज मेरे टेबल पर बैठकर दिल्ली में मैं एक गांव इसमें डेयरी है या नहीं है, पैक्स है या नहीं है, ये उपलब्ध है। ये सारा डेटा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव रजिस्ट्रारों के पास भी उपलब्ध है और हमने अभियान चला है 2 लाख पैक्स और डेयरी बनाने का। मैं आज देश भर के जिला रजिस्ट्रार, जिला कोऑपरेटिव बैंकों के अध्यक्ष और दूध संघों के अध्यक्ष को अपील करना चाहता हूं, आप डेटाबेस का उपयोग करिए और जहां खाली जगह है वहां नई सहकारी संस्था स्थापने की शुरुआत करिए, तब जाकर हमारा काम आगे बढ़ेगा। देश का कोई राज्य ऐसा ना हो, कोई जिला ऐसा ना हो जहां वायबल डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक और वायबल जिला दूध उत्पादक संघ न हो। ये करेंगे तभी हम आगे बढ़ा पाएंगे, इसके बेस को विस्तृत कर पाएंगे और समृद्धि हर गरीब के घर पर, हर ग्रामीण के घर में पहुंचाने का हम काम कर पाएंगे। इसलिए हमने सहकारिता से युक्त पंचायत की कल्पना करी। इस देश में आज भी 2 लाख पंचायतें ऐसी हैं जहां एक भी कोऑपरेटिव संस्था नहीं है। हमने लक्ष्य रखा है अगले 5 साल में ये 2 लाख पंचायतों में मल्टीपर्पज पैक्स बनाने का काम हम सब साथ में मिलकर करना। यहाँ डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन को भी मैं देखता हूं, भैया इलेक्शन का विचार मत करना कि नए गांवों में पैक्स बनेंगे तो आपको चुनेंगे या नहीं चुनेंगे। आपके भाग्य में नहीं है तो इतने पैक्स भी आपको हरा सकते हैं। हमने कोऑपरेटिव मूवमेंट की सोचनी चाहिए। अगर आप कोऑपरेटिव मूवमेंट को मजबूत करोगे तो सारे कोऑपरेटिव मूवमेंट के साथ जुड़े हुए किसान आपको बार बार चुनकर लाएंगे और फिर से एक बार सेवा करने का मौका देंगे। हम इसमें अवरोध न बने, हम इसको आगे बढ़ाने का काम करें। भाइयों और बहनों, इसके साथ साथ पैक्स क्यों वीक पैक्स बन जाते हैं, इसका भी हमने संशोधन किया, क्योंकि ऋण देने में, कृषि ऋण देने में कोई ज्यादा मुनाफा बचा नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। किसानों को सस्ते दर से ऋण मिलना ही चाहिए। तो हमने पैक्स के मॉडल बायलॉज बनाए और मुझे आनंद है कि पैक्स स्टेट सब्जेक्ट होने के बावजूद कश्मीर से कन्याकुमारी और आसाम से लेकर द्वारका तक हर राज्य ने मॉडल बायलॉज एक्सेप्ट किए हैं और सबके बायलॉज बदल दिए। हमने पैक्स को मल्टीपर्पज बनाया। अब पैक्स डेयरी का भी काम कर सकते हैं, पैक्स भंडारण का भी काम कर सकते हैं, पैक्स सस्ते अनाज की दुकान भी कर सकते हैं, पैक्स सस्ती दवाई की दुकान भी लगा सकते हैं, पैक्स फर्टिलाइजर भी बेच सकते हैं, पैक्स पेट्रोल पंप भी लगा सकते हैं, पैक्स रेलवे की बुकिंग भी कर सकते हैं, पैक्स एरोप्लेन की बुकिंग भी कर सकते हैं, पैक्स सीएससी भी बन सकते हैं। और आज मुझे आनंद है, मैं जब आपके सामने बोल रहा हूं, आज सुबह में डेटा लेकर आया हूं, 65,000 में से 48,000 पैक्स ने कोई न कोई नए आयाम को अपने साथ जुड़कर पैक्स को वायबल बनाने का काम किया। और मेरा आप सभी से आग्रह है कि नए पैक्स जो रजिस्टर हो वो मॉडल बायलॉज के तरह, डेयरी इसके साथ जुड़ी हो, भंडारण इसके साथ जुड़ा हो, खाद का व्यापार इसके साथ जुड़ा हो, सस्ती दवाइयों की दुकान इसके साथ जुड़ी हो। और गुजरात राज्य जैसा राज्य तो इसमें मॉडल बन सकता है, देश भर का मार्गदर्शन कर। भाइयों और बहनों, इसके साथ हमने 3 मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बनाए, ऑर्गेनिक सोसाइटी, एक्सपोर्ट सोसाइटी और बीज सोसाइटी। इसके माध्यम से किसानों की समृद्धि बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त किया है। मेरा आप सभी से आग्रह है, ये तीनों सोसाइटी की साइट पर जाकर आपने आपके अपने पैक्स को इसके साथ रजिस्टर करिए। सहकारी बैंकों के लिए, नागरिक सहकारी बैंकों के लिए
एक अम्ब्रेला संगठन बनाने का शुरुआत हुआ है और इससे सहकारी बैंकों पर, नागरिक सहकारी बैंकों पर लोगों का भरोसा बढ़ेगा। एक ही माह में हम सहकारिता नीति लेकर आएंगे। 1100 नए एफपीओ खुल चुके हैं। नए बायलॉज 1 लाख से अधिक पैक्सों ने एक्सेप्ट कर लिए हैं और एनसीडीसी को 2000 करोड़ रुपए का बॉन्ड जारी करने से एनसीडीसी ज्यादा सहकारी संस्थाओं का भला कर पाएगी, इसका मुझे विश्वास है। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को नई शाखाएं खोलने का लक्ष्य मिला है। पीएसएल के लक्ष्यों की आग्रह जो था, इसमें भी 2 साल बढ़ाने का निर्णय किया है। सहकारी बैंकों को व्यक्तिगत आवास ऋण की सीमा 2 गुनी कर दी गई है और आयकर का लाभ और नकद उठाने का सीमा दोनों में बढ़ोतरी की है। मैट में 18% से कंपनियों की तरफ 15% लाए हैं और चीनी सहकारी मिलों के सालों से पेंडिंग चीज थी, वो 15,000 करोड़ का उनका इनकम टैक्स के क्लेम को कानून बनाकर निरस्त करने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया। भाइयों और बहनों, मैं आज इस माध्यम से देश भर के सहकारिता क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को शुभकामनाओं के साथ साथ आह्वान भी करना चाहता हूं कि आइए हम सब साथ में मिले और सहकारिता को हमारे देश का अर्थतंत्र का एक मजबूत स्तंभ बनाएं। न केवल स्तंभ बनाएं, 30 करोड़ गरीब लोगों के जीवन में, करोड़ों ग्रामीण लोगों के जीवन में सुविधा, समृद्धि और आत्मविश्वास को जगाने का काम करें। उनके जीवन को सुचारू रूप से आगे बढ़ाने का हम प्लेटफॉर्म दें। एक टीम की तरह काम करते हुए इस आंदोलन को हम आगे बढ़ाएं, यही मेरी अभ्यर्थना है। मैं आपको विश्वास देना चाहता हूं भाइयों और बहनों, 2029 में जब सहकारिता दिन मनाया जाएगा, एक भी पंचायत ऐसी नहीं होगी जहां पैक्स नहीं होगा, जहां डेयरी नहीं होगा और जिला कक्षा की संस्थाएं नहीं होंगी। इसके लिए आप सबका साथ चाहिए, आप सबका सहकार चाहिए। मुझे भरोसा है ये मिलेगा। हमने मोदी जी के स्वप्न को साकार करना है और गरीबों की सेवा के लिए आगे का सहकारिता का एक शतक हमें आगे ले जाना है। आप सबका मैं हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं। आज सहकारिता दिन भी है, सहकारिता मंत्रालय की स्थापना का भी दिन है और मेरे जैसे लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्मदिन है। तीनों की मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देकर मेरी बात को समाप्त करता हूं। वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय केंद्रीय मंत्री जी, आपके इन बहुमूल्य मार्गदर्शन के लिए। आपकी दिशा दर्शन से आने वाले दिनों में ये क्षेत्र नूतन भारत, आत्मनिर्भर भारत और समृद्ध भारत के निर्माण में अधिक उत्साह तथा पुरुषार्थ से जुड़ेगा। इसी विश्वास के साथ फिर एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। और अब आमंत्रित करते हैं गुजरात अर्बन कोऑपरेटिव बैंक फेडरेशन के अध्यक्ष श्री ज्योतिन्द्र भाई मेहता जी को धन्यवाद प्रस्ताव के लिए। આપ સૌને આંતરરાષ્ટ્રીય સહકારી દિવસના ખૂબ ખૂબ અભિનંદન। આભાર વિધિમાં સૌથી પહેલો આભાર હું માનવા માગું છું શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીનો કે એમણે 6 જૂને આ મંત્રાલયની સ્થાપના કરી। બીજો આભાર પણ હું નરેન્દ્રભાઈ મોદીનો જ માનવા માગું છું કે એમણે અમિતભાઈના આખા સહકારી ક્ષેત્રની બાગડોર આપી અને અમિતભાઈ આપણે સૌને સહકારી કાર્યકર્તાઓને એક સન્માનીય સ્થાન અપાયું છે। ભવિષ્યમાં એવું થશે કે ટાટા, બિરલા, અદાણી, અંબાણીની સાથે ઇફકોના ચેરમેન દિલીપભાઈનું નામ લેવાશે કે અવસ્થીજીનું નામ લેવાશે। આ જે પરિસ્થિતિ છે એનું સર્જન શ્રી અમિતભાઈએ એવી રીતે કર્યું છે કે આપણે સૌને ગર્વ થાય કે અમે સહકારી ક્ષેત્રના કાર્યકર છીએ। આજે ખાસ આભાર, વિશેષ આભાર અમારા ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી જે એમણે એટલા સામાન્ય માણસ જેવા દેખાય ભૂપેન્દ્રભાઈ કે કોમન મેન, સીએમ છે પણ એ કોમન મેન સાચા અર્થમાં છે, એવા ભૂપેન્દ્રભાઈનું પણ ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું। અમારા
સહકારિતા મંત્રી જગદીશભાઈ વિશ્વકર્મા એમણે પણ સહકારિતાને એકદમ મોટો પ્રોત્સાહન આપ્યું છે. અને જગદીશભાઈ, સીએમ સાહેબ, આપની રજાથી હું એક બીજી વાત પણ કરી દઉં કે ગઈકાલે હજી એમણે એક નિર્ણય લીધો છે કે 50,000થી નીચેનું જે લોકો ઋણ લેશે કોઓપરેટિવ સોસાયટી અને પેક્સમાં, એ લોકોને સ્ટેમ્પ ડ્યુટીમાંથી માફી આપી દીધી છે. આ એક સૌથી મોટું એચિવમેન્ટ છે. આપણે નાના માણસોનું કામ કરીએ છીએ અને નાના માણસો માટે સીએમ સાહેબે અને જગદીશભાઈએ બહુ મોટું કામ કરી દીધું છે. હું આભાર માનીશ ચંદ્રપાલસિંહ યાદવજીનો, આપણા ખાસ કરીને જે આપણા રાજ્ય મંત્રી છે સહકારિતાના, માહોલજી, એમનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. શંકરભાઈ ચૌધરી જે આપણા માનનીય અધ્યક્ષ છે, જેઠાભાઈ આહિર ઉપાધ્યક્ષ છે, અમારા જૂના મિત્ર દિલીપભાઈ સંઘાણી, એમનો પણ આભાર માનું છું. ક્રિપ્કોના ચંદ્રપાલસિંહજી અને જીએસસી બેંકના ચેરમેન શ્રી આપણા અજયભાઈ પટેલ, આશીષ ભૂટાણીજી સાહેબ, આ મંત્રાલય અમિતભાઈની નીચે એવી રીતે કામ કરે છે કે આપણને બધાને દોડાવે છે. એમાં ભૂટાણી સાહેબ કે જે એમની નીચેના આખો સ્ટાફ છે એ બધા જબરજસ્ત કામ કરે છે. નાફકબના ચેરમેન લક્ષ્મીદાસજી, ઘનશ્યામભાઈ અમીન, ડોલરભાઈ કોટેચા, નરહરીભાઈ અમીન, જયેશભાઈ રાદડિયા, બિપિનભાઈ પટેલ, આ બધાનું ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. અને ખાસ કરીને પ્રેસ મીડિયા કે જેમણે પણ આખો કાર્યક્રમને બહુ મોટું જસ્ટિફાઈ કરવા માટેનું કામ કર્યું છે, આ બધાને હું ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. ભારત માતા કી જય. आभार. बहुत बहुत धन्यवाद. इसी के साथ 102वें अंतर्राष्ट्रीय सहकार दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में उपस्थित आप सभी का भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं. फिर एक बार कृतज्ञता पूर्वक नमस्कार करते हैं और धन्यवाद करते हैं माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी का आपके शुभागमन के लिए और प्रेरणादायी शब्दों के लिए. भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की. बहुत बहुत धन्यवाद. आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद. और इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम की उद्घोषिका प्राप्ति पंड्या शाह को अनुमति दीजिए. नमस्कार.